इंग्लिश बहुत पुअर थी, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ अभी सबके सामने कि मेरी इंग्लिश इतनी पुअर थी कि मुझे शायद टेंस भी नहीं आता था। मुझे नहीं पता था टेंस कैसे करते हैं, नरेशन क्या होता है, वॉइस क्या होता है, सिंथेसिस, सिंटैक्स, मुझे कोई टर्म नहीं पता थे और मैं बहुत घबराती थी कि मैंने सोचा चलो टीचिंग जॉइन कर लेते हैं। अब मुझे ये नहीं पता था कि टीचिंग जॉइन करना सिर्फ पढ़ाना नहीं होता है, बहुत कुछ करना होता है। तो सर सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये था कि टाइम कैसे मैनेज करना है। ओके टीम, दिस इज कपिल शर्मा। गुड इवनिंग, जय हिंद। मैं जॉब प्रॉमिस पे आज आपके सामने फिर से हूं और इन पे ऑलरेडी आप देख पा रहे होंगे कि हमारे साथ हैं मिस रुचि मिश्रा, जो एसएससी जीएसटी 23 में सेलेक्ट हुई हैं और उनको सीबीआईसी डिपार्टमेंट मिला है। सो हमारे साथ रुचि मिश्रा जी हैं, हम फॉर्मली उनका स्वागत करते हैं। रुचि जी, स्वागत है आपका जो प्रॉमिस पर। मैं कपिल शर्मा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी और मुझे इस स्टेज पे लाने के लिए और मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने का एक मौका देने के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी। सो सबसे पहले रुचि जी, आप अपने बारे में बताइए। सर आपने मेरा नाम पहले ही बता दिया है कि मेरा नाम रुचि मिश्रा है और मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ और मैं फिलहाल एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका के तौर पर कार्य कर रही हूँ और मेरे जो पिताजी हैं वो एक पत्रकार हैं और मेरी माताजी गृहिणी हैं और मेरी शिक्षा दीक्षा यहीं यूपी के एक हिंदी माध्यम के स्कूल से हुई है, एक बहुत ही छोटे से स्कूल से। तो मैंने अपनी पूरी पढ़ाई मतलब नर्सरी टू क्लास 12th एक ही स्कूल से पूरी की है। 12th के बाद में मैंने अपनी हायर स्टडीज बैचलर्स और मास्टर्स मैंने यहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय महामना की बगिया से मैंने प्राप्त की है। मैं महामना की बगिया का ही एक फूल हूँ और मुझे इस बात का बहुत बहुत अच्छी गर्व बात है। महसूस होता है। मैं बहुत खुश रहती हूँ ये सोच के कि मुझे एक ऐसी यूनिवर्सिटी से एजुकेशन मिला है जहाँ लोग पढ़ने के लिए बहुत सपना देखते हैं, पढ़ना चाहते हैं। और उसके बाद सर मैंने पीजीडीटी किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, जो कि मैंने इग्नू से किया है सर। ओके। और पोस्ट जी। ग्रेजुएशन के बाद ही मैंने टीचिंग ज्वाइन कर ली थी। सो आपने जब ये अपने ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो वो किन सब्जेक्ट में की या आप किसमें करना चाहती थी? नहीं सर, बचपन क्या मतलब जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सिंसियर हो चुकी थी, जब मैं समझ चुकी थी कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे किस सब्जेक्ट को या किस स्ट्रीम को फॉलो करना है। तो मैंने बस वही किया, नाइन्थ स्पेशली नाइन्थ के बाद से। तो मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स और मास्टर्स ऑफ आर्ट्स ही किया हुआ है। बैचलर्स मेरा हिंदी इंग्लिश और एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी से रहा है और मेरा मास्टर्स इंग्लिश लिटरेचर से रहा है। ओके, बहुत अच्छी बात है। और चूंकि आपने बताया आपके ये आर्ट्स बैकग्राउंड से आपने ऑप्ट किया था, सो ट्रांसलेशन वाली जो बात थी कि आप एक ट्रांसलेटिंग ऑफिसर के रूप में कभी आपने कब से देखना शुरू किया, और वहां पे आपके जो सब्जेक्ट थे तब तक आप चूज कर चुकी थी या चूज करने के बाद में उस ऑप्शन को आपने देखना शुरू किया? सर जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है वो ट्रांसलेशन ऑफिसर से घिरा हुआ रहा है। मेरे बड़े फूफा जी स्वर्गीय दयाशंकर पांडे, वो गृह मंत्रालय में अभी कुछ वर्ष पहले निदेशक के पोस्ट से रिटायर्ड हैं। उनके बेटे भी इसी क्षेत्र में कार्यरत हैं और मेरे बड़े भैया भी इसी क्षेत्र में कार्यरत हैं। तो मुझे उन लोगों से प्रेरणा मिलती रही और नाइन्थ से ही मुझे बोल दिया गया था कि रुचि तुम्हें इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, क्योंकि ये सर एक ऐसा फील्ड था जो जिसे बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते थे या ये कह लीजिए कि बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं था। तो उनका कहना था कि तुम भीड़ से अलग हट के चलो, तुम्हें भीड़ नहीं बनना है कि तुम्हें डॉक्टर ही बनना है या इंजीनियर ही बनना है, तुम उस फील्ड को प्रमोट करो, उस फील्ड में जाओ, अपनी हिंदी के लिए कुछ तुम काम करो। और एक बात आपने बीच में कही थी कि आप अभी पढ़ा रही हैं, टीचर हैं आप, तो आप जी कब से आप टीचर हैं और आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ाती हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर सन 2019 में ही मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन में कंप्लीट किया। उसके जस्ट बाद मैंने सिर्फ 1 महीने का ब्रेक लिया और
उसके बाद मैंने जुलाई 2 जुलाई मुझे याद है मेरा फर्स्ट स्कूल मैंने ज्वाइन किया और वहाँ मैंने इंग्लिश पढ़ाया है। देन नेक्स्ट आई जॉइंड सेठ हमार जयपुरिया पड़ाव कैंपस और वहाँ पे मैं एक हिंदी टीचर के रूप में कार्यरत हूँ अभी। जीएसटी 23 का रिजल्ट 1 मार्च को आया। 1 मार्च जी 2024 से पहले आपकी जो जर्नी रही है इस 1 मार्च 2024 के रिजल्ट तक, एक बार तो उस पूरी जर्नी के बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताएं। सर ये अध्यापिका से अधिकारी बनने तक का सफर इतना आसान नहीं रहा है। काफी मुश्किलें आई हैं और मैं इसको 2 भागों में विभाजित करना पसंद करूंगी। एक मैं स्कूलिंग का कुछ थोड़ा-सा आपको बताना चाहूँगी, स्कूलिंग से जी, लेके मास्टर्स तक का 2 से 3 लाइन में। उसके बाद फिर मैं जीएसटी का कैसे सफर रहा, क्या आराम हुआ से वो ये मैं बताऊँगी। आज आप ही की बात है, आप आराम से बताइए। थैंक यू सर। जब मैं सर 9th में थी मुझे ठीक से याद है मैंने 8th पास करके मैं जब आई थी तो मेरी इंग्लिश बहुत पुअर थी। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ अभी सबके सामने कि मेरी इंग्लिश इतनी पुअर थी कि मुझे शायद टेंस भी नहीं आता था। मुझे नहीं पता था टेंस कैसे करते हैं, नरेशन क्या होता है, वॉइस क्या होता है, सिंथेसिस, सिंटैक्स मुझे कोई टर्म नहीं पता थे और मैं बहुत घबराती थी कि मैं इंग्लिश सीखूंगी कैसे। मैंने तो घर वालों से प्रॉमिस कर लिया है कि नहीं मैं तो एक दिन अनुवाद अधिकारी बनूंगी। अब इंग्लिश ही नहीं आती तो मैं अनुवाद अधिकारी बनूंगी कैसे? तो एक सबसे बड़ा चैलेंज तो मेरे लिए ये था कि मुझे इंग्लिश पे पकड़ अच्छी बनानी है क्योंकि मैं यूपी बोर्ड के स्कूल से उधारना है। तो मैंने वहीं से इंग्लिश पे वर्क करना शुरू किया और इतना मतलब वर्क किया, इतना मैंने पढ़ा, रटा चीज़ों को। पहले मैंने टेंस सीखी और टेंस एक टीचर ने मुझे डरा-डरा के सिखाया। इतना डर खौफ बैठ गया था इंसल्ट का और कम नंबर आने का कि टेंस रट गई और ऐसी रटी है कि अब भूलती ही नहीं है, भूलेगी भी नहीं। और उसके बाद मुझे मेरे गुरु मिले जब मैंने कोचिंग जॉइन की 10th क्लास के लिए, तो बोलते हैं कि एक जब अच्छा गुरु आपको मिलता है तो आपके लिए प्रगति और सफलता के जो मार्ग हैं अपने आप खुलते जाते हैं, आप सफल होते जाते हैं। तो उन्होंने जिस तरीके से मुझे जितने भी रूल्स पढ़ाए, जो चीज़ें बताई, इंग्लिश की जो बारीकियाँ सिखाई, वो कहीं न कहीं मेरे ज़हन में आज भी है और उनकी सिखाई चीज़ें आज भी मुझे याद हैं। जो भी उन्होंने मेरे दिमाग में रहता था कि नहीं मुझे ट्रांसलेशन का बड़ा जुनून है, अच्छा लगता है मुझे करना, मैं एन्जॉय करती हूँ। तो अगर इसको प्रोफ़ेशन बना लिया जाए तो ये तो मेरी लाइफ़ के लिए एक ब्लेसिंग हो जाएगी। बिल्कुल। काम का काम हो जाएगा और काम में आनंद भी आएगा। तो बस यहीं से मेरे इंग्लिश का सफ़र शुरू हुआ और यहीं पे नहीं रुका मेरा सफ़र। 10th में मैंने टॉप किया अपने स्कूल में भी और मेरे कोचिंग सेंटर में भी। 12th में भी मेरे इंग्लिश के मार्क्स हिंदी से ज़्यादा रहे। तो ये मेरे लिए सबसे सबसे पहली सफलता थी इस क्षेत्र में आने के लिए। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मैंने जी, ग्रेजुएशन में इंग्लिश पढ़ी और जब मैं ग्रेजुएशन में गई तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक अलग दुनिया अंग्रेजी की मिल गई है। अब वो 12th वाली अंग्रेजी ग्रेजुएशन वाली अंग्रेजी से मैच ही नहीं करती थी। वहाँ ऐसे-ऐसे शब्द आते थे टीचर सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाते थे, हिंदी का एकदम भी प्रयोग नहीं। तो मुझे लगता था कि चलो अब तक तो पढ़ लिया, अब कैसे पास करेंगे, अब क्या करेंगे? अब तो लगता है कि कुछ हो नहीं पाएगा तुम्हारा, तुमने गलत सब्जेक्ट ले लिया है, तुम्हें हिंदी लेना चाहिए था, तुम्हें तो इंग्लिश आ नहीं रही है। फिर वहाँ से भी सर मैंने बहुत मेहनत की। मास्टर्स करने से पहले मैंने प्रण लिया कि मैं मास्टर्स करने जा रही हूँ इंग्लिश में, सो आई हैव टू गिव एन ऑनर टू द सब्जेक्ट। तो मुझे इंग्लिश सिर्फ लिखना समझना ही नहीं, मुझे बोलना भी आना चाहिए। मैं भले 5 मिनट फ्लुएंटली बोलूँ बट आना चाहिए मुझे। तो ये प्रण मैंने लिया और उस प्रण के साथ मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया 2017 में और वहाँ मैंने प्रेज़ेंटेशन के दौरान, कन्वर्सेशन के दौरान अपने फ्रेंड से बात करते-करते प्रेज़ेंटेशन का डर होता था, तो बोलना सीखना पड़ता था कि कैसे आधा घंटा वहाँ प्रेज़ेंट करेंगे अपनी पीपीटी वगैरह। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इन सब वजहों से मुझे अंग्रेज़ी अब बोलने भी आ गई और तब तक मास्टर्स तक अंग्रेज़ी पे मेरी पकड़ इतनी मजबूत हो चुकी थी कि मैं इस क्षेत्र में उतर सकूँ। इसके बाद फिर मेरी एसएससी की जर्नी शुरू होती है। मैंने 2018 में पहला फॉर्म भरा था एसएससी जीएसटी का। ओके, तब मुझे नहीं पता था कि पीजीडीटी करते हैं या ऐसा राइट। कोई डिप्लोमा चाहिए होता है। तब मुझे याद है एक हिंदी प्राध्यापक की पोस्ट निकलती थी और एक आता था बिल्कुल। पोस्ट कोड एफ जिसमें सिर्फ बैचलर्स डिग्री चाहिए होती थी। और उस साल भी ये था, उनके प्रावधान में ये सारी चीज़ें थी, तो मैंने ये सोच के फॉर्म फिल कर दिया था कि चलो देखते हैं क्या होता है।
मुझे डेट अभी भी याद है, 13th जनवरी को 2019 में फर्स्ट पेपर हुआ था, और 20 आई वाज सिलेक्टेड इन दैट पेपर 1। और मैं बहुत सरप्राइज थी कि मेरा हुआ कैसे, मतलब मैंने तो कुछ प्रिपरेशन ही नहीं की थी, कुछ किया ही नहीं, फिर मेरा आया कैसे। बिल्कुल। फिर पेपर 2 दिया, तो पेपर 2 में मेरी स्कोरिंग काफी अच्छी थी, 157 उस ग्रेट। दौरान। तो वो भी मेरे लिए बड़े आश्चर्य वाली बात थी कि मैंने ऐसा क्या लिख दिया कि उन्होंने मुझे 157 दिया है, क्योंकि मुझे अभी तभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं था खुद पे। थोड़ा सा डाउट रहता था कि नहीं, अभी मुझे सीखना है, पढ़ना है। अ, फिर सर मेरी जर्नी एसएससी जीएसटी की यहीं से शुरू होती है। पेपर 2 क्लियर करने के बाद मैं डीवी में गई, वहां से मुझे रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि मेरे पास में पीजीडीटी नहीं था। मुझे लगा पोस्ट कोड एफ पे मुझे चुन लिया जाएगा, रख लेंगे वो लोग, लेकिन उन्होंने कहा कि शायद कैंसिल कर दिया गया है उस वैकेंसी को, और इन्हें पीजीडीटी में भी एडमिशन 2019 जुलाई में ही लिया है। तो पीजीडीटी भी मैंने साथ किया, और मेरी टीचिंग भी चल रही थी इसी के साथ साथ। मैंने और भी कई सारे फॉर्म्स मैं भरती रही, कभी नाबार्ड का मैंने फिल किया, एफसीआई का मैंने फॉर्म फिल किया, एग्जाम दिया। फिर डीआरडीओ का तो मैंने अभी एग्जाम दिया हुआ है, और इसके पहले भी मैंने सर कई सारे फॉर्म्स भरे, लेकिन कहीं ना कहीं शायद मुझ में कोई कमी थी, इस वजह से कहीं 4 नंबर से, कहीं 2 नंबर से, कहीं पे 12-13 नंबर के मार्जिन से मैं रह जाती थी, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता था। और ये जर्नी जो थी सर, वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग थी मेरे लिए। मुझे अपनी काबिलियत पे शक होने लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी क्या, मेरा नहीं हो पाएगा क्या, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में धीरे धीरे करके आने लगा था। लेकिन मुझे पता था कि एसएससी जीएसटी एक है जिसका ड्रीम मैंने देखना शुरू किया क्लास 9 से ही, और मुझे था कि नहीं, करना है तो करना है कैसे भी करके। उसके बाद सर आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है 2021 में कोई 21 में वैकेंसी आई नहीं। मैं बहुत वेट करती रही पीजीडीटी कंप्लीट करने के बाद में, लेकिन कोई वैकेंसी नहीं आई। फिर मैंने 21 में एसएससी जीएसटी फिर से दिया एग्जाम। जी। पेपर 1 मेरा क्लियर हो गया। मार्क्स वर नॉट सो गुड, इट वाज आई थिंक 142 ओके। ऑन यूआर कैटेगरी। लेकिन पेपर 2 में मेरा कुछ मार्क्स से रह गया, और एक और रीजन था कि उन्होंने जो क्रूशियल डेट मांगी थी रिजल्ट की, उससे मेरे इग्नू के रिजल्ट पे जो डेट थी वो ज्यादा एक्सटेंड हो जा रही थी। तो उनको ये 2020 का चाहिए था। सॉरी टू इंटरप्ट यू, हम्म। क्या आप 2020 वाले एग्जाम की बात कर रही हैं? यस सर, यू आर राइट, 2020 ओके। कोविड में। तो उस दौरान यही था कि उनको 2020 का चाहिए था रिजल्ट, और मेरे मार्कशीट पे 21 था, तो आई न्यू द फैक्ट कि आई एम ऑलरेडी आउट। बट मैंने ओके। फिर भी पेपर 2 दिया था, मैंने अपनी कोशिश की, और पेपर 2 में उस दौरान मेरा नहीं हुआ था, नंबर काफी कम आ गए थे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पेपर 2 में नंबर मेरे क्यों कम आए, क्योंकि मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी। पहले बार जब मैंने दिया मेरे 157 थे। वो मुझे लगा कि यार मैं कर सकती हूँ, अच्छा है, मुझे जरूरत नहीं है ज्यादा फोकस करने की इससे पे ट्रांसलेशन पे। तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में मैंने बहुत कम स्कोर किया। जब मैंने 20 वाला पेपर दिया था, तो वहाँ मेरा सिलेक्शन फिर से नहीं हुआ। फिर सर 2021 में एसएससी की कोई वैकेंसी आई नहीं। फिर सर पिछले साल वाला तो था कि मैं एक तो बहुत वेट करी थी, अपने फेलियर से मैं बहुत ज्यादा दुखी थी। 20 वाला जो मेरा फेलियर था, कि पहली बात तो रिजल्ट की डेट क्रॉस हो रही थी, दूसरा मेरे मार्क्स बड़े कम आए थे। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ, एंड आई वाज सो डेस्परेट कि फॉर्म नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, कब आएगा, मेरी जॉब कब होगी। एवरीबडी इज आस्किंग कि तुम प्रिपरेशन कर रही हो नहीं रहा है। मतलब मैं फेडअप हो गई थी ऐसे क्वेश्चन सुन सुन के। तो मुझे लगता था फॉर्म कब आएगा। फॉर्म 2021 में नहीं आया। वो भी एक मेरे लिए बेकार दौर था बहुत, इतने वेट के बाद नहीं आया। और मेरे साथ के कुछ लोगों का सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका था 2020 वाले में, तो मुझे और लग रहा था कि मेरा नहीं हुआ, मैं बाहर हो गई। फिर 22 में जब फॉर्म आया, तो मुझे लगता है कि आई वॉज द हैप्पीएस्ट वन आफ्टर सीइंग द नोटिफिकेशन दैट एसएससी जीएसटी का नोटिफिकेशन आउट है, और दिस टाइम आई एम गोइंग टू फिल द फॉर्म वंस अगेन। तो मैंने फॉर्म फिल किया, उसके पहले से मैंने तैयारी अपनी शुरू कर दी। और मुझे लग रहा है सर कि तैयारी में एक कमी ये थी कि मैंने बहुत लेट तैयारी शुरू की, इस वजह से नंबर
बहुत ज्यादा कम नहीं था, लेकिन हाँ कम था। 2 में लग गई कि चलो ठीक है, पेपर 1 का जो आया वो आया, अब तो पेपर 2 मेरे हाथ में है, क्योंकि मुझे लगता था मेरी राइटिंग स्किल ठीक है, अच्छी है, और ट्रांसलेशन भी मेरे इतने बुरे नहीं है, तो हो जाएगा, अच्छा रहेगा सब कुछ। तो मैंने की कोशिश, मैंने प्रैक्टिस की 2 महीने लगातार। और उसके बाद भी सर जब रिजल्ट आता है फरवरी 8 2023, दैट वाज सो हार्ट ब्रेकिंग। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मेरा नाम नहीं है वहां पे। अब मुझे एसटीओ जेटीओ से मतलब नहीं था तभी कि एसटीओ पोस्ट ही मिलेगी या जेटीओ मिलेगा, वो मेरा कंसर्न नहीं था। मेरा जी। कंसर्न ये रहा हमेशा से कि मुझे कलेक्शन। सिलेक्शन चाहिए। जी बिल्कुल। बाकी तो हाँ, सिलेक्शन मेरा चाहिए मुझे। मैं नहीं थी वहां पे। और मैं तभी एक शादी में गई हुई थी, और अचानक से रिजल्ट आता है। अभी मैं शादी में एंट्री कर ही रही हूँ, तब तक मुझे पता चलता है कि एसएससी का रिजल्ट आ गया है। मैं बड़ी खुश हो गई कि चलो अच्छा आएगा तो मैं खुश होकर सबको बताऊंगी कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि सभी लोग तो हैं यहाँ पे। बट वंस आई सॉ कि मेरा नाम नहीं है, दैट वाज सो हार्ट ब्रेकिंग। मैं वहां पे मैं हंस नहीं पा रही थी, रोने का मन बहुत कर रहा था, मैं रो नहीं पा रही थी। बहुत ही बेकार, बहुत वियर्ड सी सिचुएशन हो गई थी मेरे लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं रोना चाह रही हूँ, मैं रो नहीं सकती हूँ, और वहां लोगों को देख के मुझे हंसी आ नहीं रही है। तो वो बहुत बेकार सी सिचुएशन थी। उसके बाद मुझे 20 दिन लगे संभलने में, ये एक्सेप्ट करने में कि आई एम नॉट देयर इन द लिस्ट। और एक बार को मैंने ये भी सोचा फ्रस्ट्रेट होके कि मैं अब ये एग्जाम अब नहीं दूंगी। अब मैं प्राइवेट में हाँ। जहाँ हूँ मैं वहीं पे कोशिश करती हूँ, आगे बढ़ती हूँ। और अब छोड़ते हैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन, जिसका है वो ले जाए, मुझे नहीं चाहिए अब। मतलब एक गुस्सा भी था मन में, बहुत अटेम्प्ट दो। तो फिर वो जो मेरे टुकड़े हुए थे, उन टुकड़ों को बटोरना, सजाना, मन को फिर से उस ट्रैक पे ले जाना कि नहीं, तुमको रीस्टार्ट करना है, तुमको फिर से 0 से शुरू करना है और तुमको 100 पे जाना है, कर रही हूँ। तो क्योंकि सर मैं लिखती भी हूँ, लेकिन पोयम पोयम लिखना और कोई आर्टिकल लिखना, ऐसे लिखने से बहुत अलग है। दोनों एक नहीं हो सकते। कविता लिखना बहुत अलग चीज है, और ऐसे लिखना और इम्पैक्टफुल ऐसे लिखना एक बहुत। मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे पॉजिटिव रहना चाहिए या मुझे नेगेटिव रहना चाहिए, या मतलब मैं क्या करूं। मुझे बस लगता था ठीक है, प्रिपरेशन करते हैं, इस बार एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं। हर बार मुझे एक्सपेक्टेशन हो जाती थी अपने, शायद मैं अपने वर्क इफिशिएंसी को नहीं देखती थी कि क्या है, मैं एक्सपेक्टेशन करने लग जाती थी कि नहीं हो जाएगा। इस बार मैंने सोचा चलो एक्सपेक्टेशन नहीं करते, पॉजिटिव रहते हैं, और सोचते हैं कि अच्छा होगा। जो कि मैंने आपसे सीखा, आपने सिखाया, ऑब्वियसली आपने कहा कि देखो कुछ भी हो जाए पॉजिटिव रहना, और नेगेटिव माइंड में मत लाना। तो मैंने ये गांठ बांध ली कि नहीं, आपने ये कहा था कि पॉजिटिव रहना है, तो मैंने हर कंडीशन में खुद को जितना हो सका पॉजिटिव रखा। और मैंने अपनी कमियों को ढूंढना शुरू किया कि मैं अगर इंग्लिश में जितनी चीजें लर्न कर सकती थी मैं लर्न करती चली गई। फिर पेपर 1 मैंने दिया, आई थिंक 16 अक्टूबर, जहाँ तक मुझे डेट याद है। जी। और इस बार रिजल्ट अच्छा रहा, काफी सही रहा मेरे हिसाब से। तो 158.5 आई स्कोर्ड दिस टाइम। जी। और उसके बाद मैं पेपर 2 में लग गई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सर कि एसएससी जीएसटी का जो पेपर 2 है, इट्स कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा लक पे भी डिपेंड करता है, और उनके जी। मार्किंग पैटर्न पे भी डिपेंड करता है कि वो मार्किंग कैसी करते हैं। जब मैंने पहली बार ये पेपर दिया था तो आई स्कोर्ड 157, एंड टू बी जी। वेरी ऑनेस्ट सर, वो स्किल मेरे अंदर नहीं थी, क्योंकि मैंने ट्रांसलेशन तभी किया ही नहीं था। ऐसे का मैं मान सकती हूँ मैंने अच्छा लिखा होगा, बट ट्रांसलेशन मुझे नहीं लगता है मैं जैसा अब करती हूँ मैं 19 में कर रही थी। तो उस हिसाब से 22 वाले में मैंने बहुत अच्छा किया था, बट आई स्कोर्ड 95 ओनली। तो 157 95 एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट जी करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे, तो फिर मैंने ये सोचना शुरू किया कि पेपर 2 के लिए मुझे ज्यादा जम के मेहनत करनी, क्योंकि 158.5 भी मुझे इतना सेटिस्फाइंग नहीं लगता था। मुझे लग, जब भी मुझे समय मिलता था मैं ट्रांसलेशन करती थी, एसेज पढ़ती थी, टॉपिक पढ़ती रहती थी, ऐसे प्रैक्टिस करती थी। और सर इन चीजों में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसको मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी सभी के सामने कि आपने बहुत हेल्प की है, गाइड नहीं, किया है, मेरी मोटिवेट किया है। मेरे बारे में नहीं बताना है, इंटरव्यू आपका है। आपके बारे में बताइए। नहीं सर, जो इस जर्नी में साथ रहे, जिनका एक योगदान है यहाँ तक पहुंचाने में, उनका नाम लेना तो जरूरी है। तो यू आर ऑल्सो देयर टू गाइड मी। तो बस ऐसे रही जर्नी सर मेरी 2023 जीएसटी की।
जब पेपर 2 दिया आपने, मैं आपकी जर्नी का ही क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ, बाद में मैं क्वेश्चन देता हूँ कि पेपर 2 देने के बाद में आपको जब आप एग्जाम हॉल से निकले, सो आपको क्या फीलिंग था कि आपने कैसा किया? सर एग्जाम हॉल से पेपर देने के बाद अच्छा लग रहा था मुझे। मुझे लगा कि मैंने लास्ट टाइम से बेटर किया है। ओके। और एक भरोसा जो मेरे अंदर था वो ये था कि मैंने इस बार हार्ड वर्क बहुत किया है सर। मेरे पास, क्योंकि मैं जॉब में भी हूँ, तो मैं उन कैंडिडेट्स की तरह नहीं हूँ जो अपने स्टडीज को 5 घंटे 6 घंटे दे पाते हैं फ्रीली। मुझे 3 घंटे 2 घंटे मिल जाते थे, वही मुझे लगता था बहुत। तो सर उस बीच मैनेज मैनेज करना और उसको आगे बढ़ाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। मुझे एक चीज फील हो रही थी कि मैंने हार्ड वर्क बहुत किया है, बाकी जो 1-2% लक होता है वो भगवान पे छोड़ते हैं। मैंने अपनी तरफ से जितना मुझे सिखाया गया इस दौरान, जितना मुझे ट्रेन किया गया अलग अलग लोगों द्वारा, उतना मैं बिल्कुल झोंक आई हूँ, अपने पेपर में लिख आई हूँ। हर तरीके से मैं जिससे जिससे जो एडवाइस ले सकती थी मैंने लिया। कैसे लिखना है, पेन कौन सी यूज करनी है, कैसे कोटेशन लिखना है, क्या कर सकते हैं, मतलब डूज एंड डोंट्स, मैंने सब कुछ अपने माइंड में रखते हुए और ईश्वर का नाम लेते हुए पेपर दिया था। तो पेपर के बाद की फीलिंग मिक्स थी। ऐसा लग रहा था कि सब अच्छा आपने रहा अच्छा तो किया हो है। जाएगा सिलेक्शन। हाँ, बस ये था कि मैंने अच्छा किया और हार्ड वर्क किया, ये था। ऐसे है कि जो सिलेक्शन हुआ 1 मार्च को जब आपको पता चला, सो वो कितना मीठा अनुभव था, और आपकी और परिवार की क्या रिएक्शन थी, और स्कूल में क्या रिएक्शन थी, ये आप 3-4 बातें आप बताएं। सर मुझे ठीक से याद है 1 मार्च को 9:20 या 25 मिनट पे रिजल्ट आया था। अगर जस्ट मैं अपनी असफलता की बात करूं तो मैं लास्ट ईयर तक भी जितनी बार मैं सफल हुई, मुझे एमिली डिकिंसन की एक दो लाइन्स है हमेशा मुझे याद रही कि सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड। तो जब भी मैं अनसक्सेसफुल रही तो मुझे ये लाइन बहुत लगती थी कि बात बिल्कुल सच है कि सफलता उन्हीं को बहुत ज्यादा मीठी लगती है जो कभी सक्सेसफुल रहे नहीं। और जितनी बार मैं असफल हुई, मैं एक वो सफलता का जो फल है उसको खाने के लिए मैं तरसती रही कि जब सफलता मिलती है तो लगता कैसा है, उस वक्त क्या फील होता है, क्या फीलिंग रहती है। और ईश्वर की कृपा से, बाबा विश्वनाथ की कृपा से ये दिन आया मेरे जीवन में भी। लेट आया लेकिन आया। मुझे पहले तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। फोन कॉल आने के बाद भी मुझे नहीं लगा कि मैं सिलेक्टेड हूँ। मैंने बोला कि काइंडली चेक माय रोल नंबर, माय नेम, पापा का नाम वही है ना, मैं ही हूं ना, काइंड ऑफ क्वेश्चंस वर देयर। एंड आई वाज लाइक 10 बार 5 बार पहले देख लूं मैं ही हूँ, देन आई विल डू कंफर्म और आई विल शेयर इट विद अदर्स। तो जैसे ही मैंने सुना मेरे अंदर आई वाज लाइक ओ माय गॉड, हो गया, अब फाइनली मेरा हो गया एंड आई एम इन फाइनली। और सबसे पहले मैंने भगवान को प्रणाम किया, और क्योंकि जो कुछ भी मिला उनकी कृपा से मिला, तो सबसे पहला धन्यवाद मैंने ईश्वर को दिया। फिर जैसे कि मैं हर बात सबसे पहले अपनी माँ से शेयर करती हूँ, कोई भी सुख दुख रहा है तो माँ हमेशा साथ रही है। तो मैंने अपनी माँ को बताया, मैं मम्मी के पास गई, मैंने उनका पैर छुआ, उनको गले लगा के बोला कि मम्मी अब इस जॉब से, जो मैं प्राइवेट जॉब कर रही थी, अब मुझे नहीं करना पड़ेगा। अब तुम लोगों ने जो सपना देखा था मेरे साथ साथ, क्योंकि ये कई लोगों का सपना था, तो अब ये पूरा हो गया। फिर मैंने अपने पापा को ये बात बताई तो पापा भी बड़े खुश हुए, क्योंकि उनका भी था कि कोई तो आगे निकले, किसी का तो कल्याण हो हमारे लोगों में। तो इसलिए पापा भी बहुत खुश थे, भाई बहन खुश थे। उसके बाद बातें सर हैं। एक्चुअली मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है, मुझे अभी भी, मैं हर सुबह उठती हूँ, हर सुबह मैं, मेरी आदत है, मैंने आज भी लिस्ट चेक की है, अपना नाम देखा है, अपने पिता का नाम देखा है, मैं हर रोज दिन में 2-3 बार देखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं ही हूं ना, ऐसा ना हो कि किसी और के नाम पे मैंने सेलिब्रेट कर लिया और बाद में रोना पड़े, ऐसा तो नहीं है। लेकिन आपको तो ऐसा हर नहीं रोज करना अपना चाहिए, नाम। क्योंकि 10 बार ऐसा देखने से वो गायब हो जाता है नाम। सो ध्यान अरे रखना नहीं सर, थोड़ा सा। सो नहीं नहीं, जस्ट किडिंग। फील्ड में। एक बात बताइए कि जो आप फुल टाइम आप टीचिंग को दे रही थी, चाहे वो 2022 था या 23 वाला अटेम्प्ट था आपका,
सो एक फुल टाइम टीचर होने के साथ में इस एग्जाम को निकालना आपके लिए कितना टफ रहा? मतलब आपका एज ए प्राइवेट टीचर क्या चैलेंजेस थे जो आपको रास्ते में आ रहे थे प्रिपरेशन में? और इससे ही रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन है कि आपका रूटीन क्या होता था एक नॉर्मल डे में? सर, ये बहुत ही चैलेंजिंग होता है कि आप एक प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और आप एक गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयासरत हैं। मैंने जब इस क्षेत्र में कदम रखा तो मुझे नहीं पता था कि मैं फिर पीछे नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि मैंने टीचिंग शुरू की थी कुछ फाइनेंशियल रीजन से, और दूसरी चीज थी कि मुझे बैठना नहीं पसंद है, तो मैंने सोचा कि मैं बैठ के क्या करूंगी। तो मैंने सोचा चलो टीचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। अब मुझे ये नहीं पता था कि टीचिंग ज्वाइन करना सिर्फ पढ़ाना नहीं होता है, बहुत कुछ करना होता है। तो सर, सबसे बड़ा चैलेंज मेरे ये था कि टाइम कैसे मैनेज करना है, जी। क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं सर, वहां पे आपकी एनर्जी इतनी जाती है कि जब आप घर लौटते हैं तो आप इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि आपका फिर कुछ मन नहीं करता है। आपको लगता है कि सिर्फ आप आराम करें, खाएं पिएं, और बात करनी है आप थोड़ी बहुत बात कर लें, फोन चला लें, बस इतना। पढ़ने की इच्छा नहीं होती है सर, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, इस बात को मेरी भी नहीं होती थी। लेकिन बार बार मुझे मेरा टारगेट याद आता था, मैं अपने आसपास के लोगों को सक्सेसफुल देखती थी, और ईश्वर कृपा से मैं ऐसे लोगों से घिरी हूँ जो बहुत सफलता की ऊंचाइयों पर हैं। तो मुझे उनको देख के हर बार इंस्पिरेशन मिलती थी, और कहीं ना कहीं एक डेस्परेशन भी रहता था कि नहीं, मुझे यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में पिस के नहीं रहना है, मुझे आगे जाना है, मैं अपनी ओर से पूरा अटेम्प्ट दूंगी जितना आगे मैं जा सकूं। कदम रखना था एसएससी जीएचटी के थ्रू। तो सर, बहुत हेक्टिक स्केड्यूल होता था, सुबह 7 बजे जाना, 3 से 4 बजे के करीब निकलना स्कूल से, फिर 4:30 5 बजे तक घर वापस आना, खाना पीना, थोड़ा सा मैं रेस्ट करती थी। उसके बाद से क्योंकि स्कूल है तो स्कूल में अगर कभी समय मिल गया तो कॉपी करेक्शन से लेके जितने पेंडिंग वर्क्स होते थे बिल्कुल। मैं वही कर लेती थी, कोशिश यही होती थी मेरी। लेकिन अगर मैं नहीं कर पाती थी तो वहां का काम भी मुझे पूरा हाँ करना जी। है, तो उसके लिए मुझे कॉपीज 15 20 कॉपी 25 कॉपी घर पे ले आनी पड़ती थी, और करेक्शन भी करना पड़ता था। अब करेक्शन भी ऐसे नहीं करना है कि हम बस चेक किए जा रहे हैं, साइन कर दिया हो गया। एक एक लाइन को पढ़ना, स्पेलिंग एरर है उसको सही करना, तो एक कॉपी चेक करने में मुझे कम से कम 10 मिनट 15 मिनट लगते थे। तो शाम के स्केड्यूल में फिर सोकर उठने के बाद में कुछ घर के काम, उसके बाद में मैंने एक रूटीन बनाया था कि मैं मैक्सिमम 1 घंटे कॉपी चेक करूंगी, चाहे वो मैं 10 करूं या 20। हमेशा से टाइम को लेके बहुत ही पंक्चुअल रही हूँ, लेट रहना मुझे पसंद नहीं है बहुत ज्यादा। तो 9 बजे, मतलब 9 बजे मेरा होता था, और 9 बजे से लेके रात में जब तक मेरी आंख बिल्कुल बंद ना होने लगे, ऐसा ना लगे कि नहीं अब सो जाना चाहिए, क्योंकि सुबह फिर से 5:30 बजे उठना, रेडी होना, स्कूल जाना। तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम टाइम मैंने 1:30 बजे तक 2 बजे तक पढ़ाई की है, प्रैक्टिस अपनी जारी रखी है, चाहे मैंने टेलीग्राम पे क्विज सेशन अपने से देखा हो, या फिर टेक्स्ट बुक हो गया, Adda 24 वगैरह पे जो मैंने कोर्स वगैरह लिए थे उसके थ्रू मैंने जो अपनी पढ़ाई की हो, या बुक के थ्रू पढ़ना हो, ये मेरा इसी टाइम ड्यूरेशन में हुआ करता था। एंड देन अगेन दिन वैसे ही शुरू होता था मेरे साथ में। तो मेरे लिए काफी एग्जॉस्टिंग था, मेरे पास टाइम नहीं होता था, मैं इतना लोगों से दूर होती चली गई, क्योंकि मुझे सोशलाइज होने का फिर टाइम ही नहीं रह गया कि मैं बाकी लोगों को टाइम दे पाऊं, मैं बात कर पाऊं। ताने भी बहुत सुनने पड़े थे कि बात नहीं हो पाती है, तुम तो बात नहीं करती हो, काइंड ऑफ थिंग्स ओवर देयर। और मुझे लगता था एक बार सक्सेसफुल हो जाऊं तो फिर सबकी नाराजगी दूर हो ही जानी है एक दिन। तो सर, मेरा स्केड्यूल कुछ ऐसा ही रहता था, हेक्टिक था। या मतलब 31st को एग्जाम था, सो आपने स्कूल कंटिन्यू रखा या आपने कुछ ब्रेक लिया? सो थोड़ा सर, बताएं इस बारे में। मैंने ब्रेक नहीं लिया है सर स्कूल से। मैंने किसी भी दिन पढ़ाई के लिए कि मैंने 10 दिन का गैप लिया हो, 1 हफ्ते का गैप लिया हो, और बैठ के घर पे पढ़ाई की हो, ये चीज मैंने नहीं की है। और पेपर 2 के पहले की कंडीशन कुछ ऐसी थी कि मेरे स्कूल में एग्जाम्स चल रहे थे बच्चों की। बिल्कुल। तो उस केस में छुट्टी लेना पॉसिबल नहीं था। तो मुझे याद है कि मैंने 29 दिसंबर तक स्कूल में काम किया है, फिर मैंने वहां से लीव ली है 30 दिसंबर की और 31 की। ओके। तो मैंने कोई लीव नहीं ली है पढ़ने के लिए।
सो मेरे ख्याल से आप मतलब मैं इनको अपने शब्दों में कहूँ, लीव नहीं ली है या लीव आप नहीं ले पाई क्योंकि ऐसा ऑप्शन ही नहीं था आपके पास। दैट राइट? सर दोनों ही चीजें मुझे ये लगता था कि अगर मैं कहीं से जुड़ी हुई हूँ, किसी ने मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है 40 बच्चों को संभालने की, मैं टीचर भी हूँ, और मुझे लगता था मुझे ये चीज नहीं भूलनी चाहिए। मुझे जो भी काम करना है शाम का समय मैं कैसे भी करके बचा लेती थी, क्योंकि वो होता है ना कि जब हम किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो कायनात लग जाती है उसको मिलाने में। तो मैं लग गई थी इस चीज में कि कुछ भी हो जाए मैं शाम को घर पे काम नहीं लेके जाऊंगी, तो ताकि मेरा स्कूल भी डिस्टर्ब ना हो, मुझे वहां भी चीजें सही रखनी थी। तो एज और मेरी एज ए गर्ल, एक लड़की के रूप में क्या चैलेंजेस आपको लगे कि कुछ थे आपके रास्ते में या नहीं थे, इसके बारे में आप बताइए। सर चैलेंजेस बहुत आए। सबसे बड़ा चैलेंज तो मेरे लिए था, पहले तो मैं एक्सेप्ट करना चाहूंगी कि मेरी मैथ्स बहुत पुअर रही है, एक तो मेरा इंटरेस्ट नहीं था मैथ्स वगैरह सीखने में, ओके। तो माय मैथ्स वाज नॉट सो गुड। और दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि फॉर्म्स तो बहुत आते थे, कभी राजभाषा बिल्कुल। अधिकारी, कभी हिंदी अधिकारी, कभी अ, अनुवाद अधिकारी के लिए, लेकिन उसमें भी मुझे बहुत चुन के बहुत सिलेक्टिव फॉर्म्स मुझे भरना होता था। उसका दो मेन रीजन होता था। पहला कि अगर मैथ्स वगैरह होता था तो मैं पहले ही पीछे हाथ खींच लेती थी कि नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ा रीजन था कि मैं जॉब कर रही थी, तो उस बीच इतना वक्त नहीं होता था कि मैं बिल्कुल। मैथ्स भी सीखूं, फिर मैं इंग्लिश पे ध्यान दूं, फिर मैं हिंदी को पढूं। तो मैं उन फॉर्म्स को नहीं फिल करती थी। और दूसरा एक होता था कि सेंटर कहाँ दे रहे हैं। अब अगर सेंटर दिल्ली दे रहा है, सेंटर कहीं और दूर दे रहा है, तो फिर मुझे बड़ी समस्या होने लगती थी कि मैं नहीं फिल कर सकती हूँ, क्योंकि घर से थोड़ी रेस्ट्रिक्शन थी कि तुम्हें इस एरिया से बाहर नहीं जाना है। अगर वाराणसी में या मैक्सिमम प्रयागराज में है तो तुम जाओ एग्जाम दो, लेकिन अगर लखनऊ है या दिल्ली है या कहीं और है तो तुम एग्जाम देने मत जाओ या ऐसे फॉर्म्स मत फिल करो। तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इंडिपेंडेंट होते हुए भी मैं इंडिपेंडेंट उस तरीके से नहीं थी जैसा मुझे होना चाहिए था। तो इसलिए मैं लड़कियां हैं स्पेशली जो उन परिवारों से हैं जहाँ से परिस्थितियों के हिसाब से, आप जैसे अभी आपने बताया एग्जाम देने के लिए भी या तो आप जा नहीं सकते, या आप जाएंगे तो आपके साथ में घर से किसी को जाना पड़ेगा। और आप टीचिंग में भी थी तो आपको छुट्टी वाला भी इशू हो सकता था, दैट कुड बी अंडरस्टूड। और जैसे अभी आपने एक लाइन में पूरा ही बता दिया कि आप इंडिपेंडेंट होने के बावजूद इंडिपेंडेंट नहीं थी। अ, उम्मीद करते हैं कि जो भारत में महिलाएं हैं उनको प्रैक्टिकली सही स्थान जल्दी से जल्दी मिलता रहे, प्रोग्रेस उसी प्रकार से होती रहे, क्योंकि पेपर के ऊपर तो महिला सशक्तिकरण है, लेकिन ऑन ग्राउंड अभी भी बहुत काम करना बाकी है। चीजें बढ़ रही हैं और उम्मीद करते हैं वो आगे अच्छी होंगी। एक प्रश्न के ऊपर आते हैं स्कूल वाले में। आपकी जो क्लास है, अभी आपने बताया 40 बच्चों को आपको ध्यान रखना होता है, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी है? सर उनके साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही है। जितने भी बैचेस अब तक मैंने पढ़ाए हैं, दे आर वेरी क्लोज टू माय हार्ट। बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ। और सर बच्चे ही एकमात्र कारण है जिसकी वजह से मैं स्कूल जाती हूँ। मैंने ये डेयर किया कि मैं ये हेक्टिक शेड्यूल झेल लूंगी। मैं उनकी स्माइल के लिए जाती थी, उनका इतना प्यार मिला है। और मेरा मूड भी कभी कभी बहुत अपसेट हुआ करता था किसी ना किसी रीजन से। कुछ कारण ऐसे होते थे कि शायद स्माइल ना आए फेस पे, लेकिन बच्चे थे मेरे साथ जिन्होंने मुझे हंसाया, साथ रहे और बहुत सपोर्ट किया। तो उनके साथ सर मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा रहा है। कभी कभी बहुत मुझे लगा, मुझे मदरली फीलिंग आती थी कि आई एम जस्ट लाइक अ मदर एंड आई हैव टू टेक केयर ऑफ दीज स्टूडेंट। मुझे पार्शियल नहीं होना है, मुझे हर बच्चे का ध्यान रखना है। उनसे इतना इमोशनली कनेक्टेड होना है कि वो अपनी फीलिंग्स या कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर कर पाए, वो मुझसे डरे नहीं। तो मैंने ये भी देखा कि कुछ बच्चों ने अपने जो उनको प्रॉब्लम्स होती थी, घर की कुछ समस्याएं हैं, तो वो आके मुझसे बताते थे। थोड़ा भी टाइम मिलता था तो मुझसे कन्वर्सेशन प्रॉपर करते थे, पैर छूते थे मेरा। तो मुझे बहुत अच्छा फील होता था कि दिस इज व्हाट आई एम गेनिंग इन दिस वेरी एज ओनली। और बहुत अच्छा लगता था मुझे बच्चों के साथ, और अभी भी बहुत अच्छा लगता है।
अभी प्रश्न यही नहीं था, प्रश्न अभी आएगा कि जब आप ज्वाइन करेंगी सीबीआईसी या आप डिपार्टमेंट ज्वाइन करेंगी आने वाले समय में, स्कूल तो छोड़ना पड़ेगा। सो वो डिसीजन उन्हीं बच्चों को छोड़ना, और उन बैचेस को, बच्चे अलग अलग क्लासेस में अभी होंगे, क्लासेस चेंज होती हैं, तो वो जो डिसीजन होगा ये आसान होगा, मुश्किल होगा, या आपने इसके बारे में सोचा ही नहीं है, और सोचा है तो क्या फीलिंग है? सर, मैंने एक लाइन सुनी है जो कि अभी तुरंत मेरे दिमाग में आई है कि कहीं पर पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। तो अगर मुझे मेरी मंजिल चाहिए तो पहली बात तो ये है कि मुझे स्कूल छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि या तो फिर मैं अधिकारी बन पाऊंगी या फिर मैं अध्यापिका बन के ही रह जाऊंगी। और ये टफ इसलिए है क्योंकि मुझे बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव है। मैं शुरू से बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ और फॉर्चुनेटली मुझे उनका प्यार भी बहुत मिला है, जो कि बहुत प्योर होता है। और मुझे ये भी बहुत अच्छे से पता है कि जितना ख्याल बच्चों ने मेरा रखा है, जो स्माइल मेरे चेहरे पे दी है, जो यादें दी हैं मुझे, वो जिस क्षेत्र में मैं कदम रखने जा रही हूँ वहां बनते बनते मुझे मिलेगी। और ये तो बिल्कुल मुझे पता है कि ये वाला प्यार, ये वाला सम्मान वहां मिलने से रहा, क्योंकि यहाँ बच्चे हैं और वहां बच्चे नहीं होंगे। तो सर, मुश्किल है मेरे लिए। मैं तो यही सोच रही हूँ कि जब बच्चे जानेंगे तो उनका रिएक्शन क्या होगा। अभी तो उनको पता नहीं है और मैं बताना भी नहीं चाहती हूँ। बता दूंगी उनको जल्द ही। एंड आई नो दे आर वेरी मच इमोशनल। अभी मेरा न्यू बैच आने वाला है, तो ओल्ड बैच का मैंने थोड़ा छोटा सा कुछ एक कार्यक्रम रखा था, पार्टी टाइप बच्चों के लिए। तो बच्चे वहीं पे इतने इमोशनल हो गए थे, रोने लगे थे कि नहीं मैम, वी वांट यू अगेन एज आवर क्लास टीचर, आप छोड़ के मत जाइए, पता नहीं कैसी टीचर मिलेंगी हमें फिर से। तो मुझे लग रहा था कि नहीं, दे आर वेरी मच कनेक्टेड, तभी वो रो रहे हैं, अदरवाइज कोई किसी के लिए रोता नहीं है आज हाँ, के टाइम बिल्कुल में। बिल्कुल। और तो विद माय पर्सनल एक्सपीरियंस आई विल टेल यू दैट यू विल आल्सो बी, जब आप छोड़ के जाएंगी तो बच्चे कम रोएंगे, आप भी रोएंगी, और मेरे साथ ऐसा हुआ है वे बैक। बट आई विश कि जैसा आपने बोला कि बच्चे हैं और कनेक्टेड रहेंगे, आप भी स्कूल में विजिट करते रहिए। उसके बाद में कुछ वापस एक बार तैयारी वाले पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं कि आप कुछ बुक्स या आपके सोर्स जहाँ से आपने तैयारी की उसके बारे में संक्षिप्त में आप कुछ बताएं कि अ, क्या किन बुक्स को आप रेफर करना चाहेंगी कैंडिडेट्स को, या किन सोर्सेज को आपने यूज किया है, जिससे हो सकता है कि वो किसी को कनेक्ट कर पाए। सर, पेपर वन के लिए अगर मैं बहुत स्टार्टिंग की बात करूं, जब मैं अपने ट्वेल्थ वगैरह में थी, टेंथ में थी, तो उस दौरान मेरे पास एक इंग्लिश ग्रामर की बुक थी, आकाश पब्लिकेशन, मुझे अभी भी याद है, और वो बुक अभी भी मेरे पास है। वो गिफ्टेड थी, मेरे बड़े पापा जी ने मुझे गिफ्ट किया था। और उसी के साथ एक हिंदी ग्रामर की भी बुक उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी। उस हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर का यूज मैंने एसएससी जीएसटी में सबसे ज्यादा किया है, और सर ट्रस्ट मी, सबसे ज्यादा प्रश्न वहीं से आए भी। ये इतने मतलब ऐसे ऐसे रूल्स थे जो नहीं होते हैं। ये तो ट्वेल्थ लेवल का था। जी जी। उसके जी सर, जी जी, कंटिन्यू। कंटिन्यू। ओके। उसके बाद सर मैंने 5 साल तो कोई ग्रामर की बुक वगैरह टच नहीं की। उसके बाद जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की तो हिंदी के लिए मैंने हरदेव बाहरी जी की किताब खरीदी, जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल रही मेरे लिए। मैं हिंदी भाषा को और भी अच्छे से और करीब से समझ पाई। बाकी तो खरीदी है। इंग्लिश के लिए मेरे पास में एक ब्लैक बुक है वो कैप के लिए। दूसरी क्रिस्टोफर फाइनिक्स की एक बुक है, वो भी काफी हेल्पफुल रही। मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि इट विल बी हेल्पफुल, और एसएससी के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, रूल्स हैं इसमें। तो मैंने वो परचेज की थी, उससे पढ़ा। मेरे पास ल्यूसेंट की इंग्लिश ग्रामर भी थी। मैं के साथ साथ मैं कंटिन्यूअसली मॉक्स देती रही। टेलीग्राम वगैरह पे क्विज सेशन हमेशा ज्वाइन किया। सोलो क्विज भी अटेम्प्ट किया, ताकि पता चले कि मैं कहाँ पे लैग कर रही हूँ, क्या मुझे आता है, क्या मुझे नहीं आता है। इसके अतिरिक्त वो कैब मेरा स्ट्रांग रहे या चीज थोड़ा मैं अपडेटेड रहूं, उसके लिए द हिंदू एडिटोरियल वगैरह में पढ़ा करती थी, ओके जी। क्योंकि वहां से इंग्लिश की काफी अच्छी नॉलेज हो जाती है। तो बिल्कुल। ये सर पेपर वन की तैयारी मैंने कुछ इस तरीके से की। और रुचि, इन केस मैं पूछना चाहूँ कि जो यू नो कैंडिडेट्स इस बार मिस कर गए हैं, या कुछ कैंडिडेट्स जो फ्रेशर हैं,
उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी अपनी तरफ से? सर सबसे पहले मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि उनकी प्रीवियस नॉलेज क्या है? क्योंकि अगर उन्होंने हिंदी ट्रांसलेशन ऑफिसर बनने का सोचा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी हिंदी और इंग्लिश अच्छी होगी, उस पे तो शक करने का कोई प्रश्न ही नहीं बनता है। तो पहले उनको ये खंगालना चाहिए कि उनकी जो प्रीवियस नॉलेज है वो उस पे उनकी कितनी पकड़ है, उनको क्या आता है क्या नहीं आता है, क्योंकि सर एसएससी जीएसटी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कोई बाहरी प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं किसी। ओके। और एक चीज की असफलता के तानों से लेके सफलता की मुस्कान तक अपने आप को कैसे हैंडल करना चाहिए, एक लाइन में आप बताइए। अगर सर मैं एक लाइन में बोलूं तो ये आप ले लीजिए, ज्यादा जो ज्यादा लाइन ले सकती हैं, आप बता दीजिए। नहीं नहीं सर, एक लाइन में ही बोलूंगी कि मैं खुद को दुख में बहुत ज्यादा दुखी नहीं होने देती हूँ, और जब मेरे पास कोई सुख आता है तो मैं बहुत ज्यादा खुद को सुखी या आसमान में उड़ने नहीं देना चाहती हूँ। मैं नॉर्मल रहना चाहती हूँ। ठीक है, दुख आया चला जाएगा, सुख है बना रहेगा, कंसिस्टेंसी है तो बस ऐसे रहा मेरा सफर सर। मैं लेकिन अभी भी बहुत नॉर्मल हूँ। लेकिन मेरा सवाल था तानों से। असफलता के वक्त कभी ताने मिले हैं? नहीं सर, मेरी सराउंडिंग ऐसी नहीं थी। कुछ लोग थे ताने देते थे, सबके लाइफ में होते हैं, तो मेरे लाइफ में भी कुछ थे, लेकिन मैंने उसको बहुत पॉजिटिवली लिया। मैंने कहा ठीक है, अभी आपका समय है, अच्छी बात है, कभी मेरा समय आएगा और मैं करके दिखाऊंगी। ताने तो बहुत मिले थे कुछ लोगों से, लेकिन कुछ लोगों से मिले थे। मेरी लाइफ ब्लेस्ड है कि मेरे आसपास लोगों की जो संख्या है, अधिक संख्या उनकी है जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहे हैं। उन्होंने कभी मुझे डाउन नहीं फील होने दिया। मैंने गिव अप करने बहुत का शुक्रिया। सोचा, लेकिन उनका था कि नहीं, तुमको गिव अप नहीं करना है, तुम उठो, तुम दौड़ो, तुम चलो वाला था उनका। तो मैं ब्लेस्ड हूँ कि ऐसे लोग मेरे आसपास ज्यादा रहे नहीं है। ओके रुचि। और इनकेस हम पूछते हैं कि रुचि द साहित्यकार, रुचि कवित्री, रुचि पोइटेस, अपनी कविता की कुछ पंक्तियां आप बताएंगी जहां से लोग मोटिवेट हो सकें, या कौन सी आपकी जो पंक्तियां थी जो आपको सेल्फ मोटिवेट या सेल्फ डिसिप्लिन करती थी? सर पंक्तियां नहीं है, लेकिन एक लाइन मैंने लिखी थी, बहुत पहले लिखी थी मैंने कि डियर मी स्टे स्ट्रांग। जब भी मैं गिरी, जब भी मैं कमजोर हुई, मैंने बार बार अपने आप को ये रियलाइज कराया, डियर मी स्टे स्ट्रांग, स्टे स्ट्रांग, बार बार मैं दोहराती रही। एक लंबी कविता है, मुझे एक्चुअली याद नहीं है इसकी लाइंस, तो आई एम सो सॉरी, मैं सुना नहीं पा रही हूँ। लेकिन ये एक पंक्ति हमेशा मेरे जहन में बैठ गई थी कि मुझे कैसी भी परिस्थिति हो, मजबूती से खड़े रहना है और जो भी है उसका सामना करना सो रुचि जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप बुलसाई जहाँ पे आप भी थी, मैं भी था, तो आपकी सफलता में जो आपका एसएससी जीएसटी 2023 वाला सिलेक्शन है, उसमें क्या उसका कुछ रोल रहा, या आपको लगता है बाकी कैंडिडेट्स के लिए वो किसी प्रकार से लाभकारी था? सर मेरी सफलता में टीम बुल्स आई का बहुत बड़ा योगदान रहा है, या ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है आप सभी का पेपर 2 में, जहां मेरा तो कुछ कोई हाथ ही नहीं रहा मुझे लगता है। बाकी जितने एसटीओज जेटीओज थे, जिनमें आप थे, अनुराग सर, तनुश्री मैम, प्रियंका मैम, प्रीति और सौरभ सर, तो आप लोगों ने एक सतत रूप से अपने प्रयास को बिल्कुल जारी रखा। आप लोगों ने कॉपीज को बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व किया, इवेलुएट किया, और इतने अच्छे से इवेलुएशन बताया कि मुझे नहीं लगता है कि कहीं हम अगर पे भी करते तो उस तरीके का इवेलुएशन या जो हमारी कमियां थी वो हमें पता चल पाती। तो ये बहुत बड़ी बात होती है सर, इतना सेल्फलेस होके किसी के लिए करना, जो कि मुझे नहीं लगता आज के टाइम में कोई करना चाहता है। तो बुल्स आई का सर इस सफलता में बहुत बड़ा योगदान रहा है। जी रुचि, धन्यवाद। आपने इतने काइंड शब्द बोले उसके लिए। लेकिन ये डिसिप्लिन जो था, ये टीम वर्क से आता है। इट इज दैट बोथ वे। सो जो कैंडिडेट्स थे, जो हमारा एक परिवार था, उन सभी ने डिसिप्लिन मेंटेन किया, उन सभी को बधाई। और मेरी तरफ से जो प्रश्न है वो ये है कि आपकी सफलता में आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे?
सर, अगर इस दुनिया से परे बात करूँ तो पहले तो ईश्वर को धन्यवाद और श्रेय उन्हीं को जाता है क्योंकि सब उनकी कृपा है। अगर यहाँ की मैं बात करूँ इस दुनिया की तो मेरी माँ को ये श्रेय जाता है जिसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा बताया कि नहीं तुम कर सकती हो जाएगा, तुम परेशान रहती हो, ठीक है लेट होगा थोड़ा, कितने लोगों का जल्दी हो जाता है, तुम्हारा नहीं हो रहा है अभी, तुम्हारा भी टाइम आएगा और तुमको करना है, तुम कर लोगी, ये मेरा भरोसा है। दूसरी चीज़ जो जिनसे हम लड़कियों को गुज़रना पड़ता है वो होता है हाउस होल्ड्स। करने पड़ते हैं ऐसा बोला जाता है लड़की हो ये काम करो, वो काम करो। ठीक है जॉब कर रही हो कोई बात नहीं, घर आके खाना बनाना ही है, घर की देखभाल या ज़िम्मेदारी तुमको सँभालनी है। मेरी माँ ने मुझे कभी ऐसी कोई ज़िम्मेदारी नहीं दी कि मुझे खाना बनाना है, मुझे ये काम करना है। मुझे इतना पैम्पर्ड रखा गया शुरू से और स्पेशली 2023 के दौरान कि मुझे 1 गिलास पानी भी बेड पे मिलता था, चाय भी मेरे बेड तक आती थी, मुझे उठना भी नहीं पड़ता था, सिर्फ़ इसलिए कि मेरा वो 2 सेकंड भी बचे और मैं वो हाँ। पढ़ाई में दे सकूँ। तो मेरी छोटी बहन का और मेरी माँ का हाथ रहा है इसमें। इसके अलावा मेरे परिवारजन जिन्होंने हमेशा ये भरोसा जताया और रखा मेरी इतनी असफलताओं के बाद भी कि नहीं तुम कर लोगी, कोई बात नहीं, बहुत सारे लोगों को कई सारी असफलताएँ मिलती हैं, तुम्हें भी मिल रही हैं, लेकिन हमारा भरोसा है कि तुम करोगी। आज मेरे बड़े फूफा जी हम लोगों के बीच में नहीं हैं। लास्ट ईयर मई में उनका देहांत हुआ है। जो कि मैंने बताया था जैसा पहले कि वो गृह मंत्रालय में निदेशक के पोस्ट से रिटायर्ड हुए थे। तो वो हमेशा मुझे बहुत आशीर्वाद भी देते थे और हमेशा कहते थे कि तुमको इसी क्षेत्र में जाना है और मुझे भरोसा है कि तुम जाओगी। मैं जब भी डाउन हुई, मुझे जब भी लगा कि मुझे अनुवाद की बारीकियाँ सीखनी सीखनी हैं, उन्होंने मुझे इतनी माइन्यूट माइन्यूट चीज़ें बताई हैं, इतने रूल्स वैसे बताए हैं अनुवाद के कि मुझे अभी भी वो मेरे दिमाग में हैं। उनकी दी हुई बुक्स मेरे पास में जो मैंने आशीर्वाद के तौर पे रखा है, जिनसे मैं अनुवाद के और भी गुण सीख रही हूँ, जो कि आगे मुझे काम देगा। तो उनका आशीर्वाद है सर और उनको मैं श्रेय ज़रूर देना चाहूँगी। रिज़ल्ट आने के बाद मैंने उनको बहुत याद किया। मेरी यही ख़्वाहिश थी कि जब मेरा रिज़ल्ट आए तो मैं उनको प्रणाम करूँ, उनको बताऊँ कि ऐसा हो गया है, आपका कहना सच हुआ है। लेकिन अनफ़ॉर्च्युनेटली मैं ये वाला टाइम नहीं जी। देख पाई, इसका अफ़सोस भी है मुझे। इसके अलावा अपने मित्रों को कुछ 4-5 मित्र हैं मेरे जो हमेशा मेरे साथ रहे, हर परिस्थिति में रहे, जब भी मुझे डाउन फ़ील हुआ, जब भी मुझे रोने का मन किया, जब भी मुझे लगा कि नहीं यार अब गिव अप करते हैं, अब नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने हमेशा मुझे यकीन दिलाया कि नहीं कर लोगी, हो जाएगा, देर से होगा लेकिन होगा और हमेशा मेरे साथ बनी रहे, तो ये श्रेय एक मैं उनको देना चाहूँगी। और इसके बाद अगर मैं अपने स्कूल की बात करूँ तो मेरी जूनियर विंग कोऑर्डिनेटर हैं मिस शाज़िया बदर मैम। शी इज़ एन एडोरेबल लेडी, शी इज़ वेरी स्वीट और शी इज़ वेरी केयरिंग सर। मैं क्या ही तारीफ़ करूँ उनकी, जितना भी करूँ मैं मुझे कम लगता है उनके बारे में बोलना और मैं बहुत दिल से उनको अपना सम्मान देती हूँ, बहुत सम्मान करती हूँ मैं उनका। उन्होंने जब मेरी जर्नी जानी या उन्होंने जब मुझे जाना कि मैं क्या करना चाहती हूँ, मुझे कहाँ पे पहुँचना है, तो वो बहुत सपोर्टिव रही मेरे लिए। वो जी। क्या कर सक क्या नहीं करो, एक मेरे अंदर आत्मविश्वास जगाया कि मैं कर सकती हूँ। तो सर कहीं न कहीं उनको भी इसका श्रेय जाता है और बहुत आपको भी सर जाता है इसका श्रेय और टीम बुल्स आई को भी जाता है क्योंकि आप ने बहुत अच्छे से गाइड किया, बताया, मेरी कमियों को देखा और कहा मुझे ट्रांसलेशन में क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे लगता था मेरा ट्रांसलेशन ठीक है, लेकिन आप उसमें जो छोटी-छोटी चीज़ें और गलतियाँ बताते थे जिस पे मार्क्स डिडक्ट होते हैं, तो उनको मैंने सीखा। अनुराग सर ने भी बहुत सारी चीज़ें बताई, प्रियंका मैम ने बहुत सारी चीज़ें बताई, तो उनको मैंने कलेक्ट किया, फिर उसको हमेशा माइंड में रखा। तो सर आप गुरुजनों का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है इस सफलता में, तो आप सभी को क्रेडिट जाता है बहुत सर। शुक्रिया। और सब जो श्रेय होता है श्रेय इंडिविजुअल का होता है। सो जो ये श्रेय है उसकी हकदार सबसे ज्यादा जो आप हैं, जो भी कैंडिडेट जो भी तैयारी करते हैं वो स्वयं भी उसके लिए या सबसे ज्यादा उन्हीं को ही श्रेय जाना चाहिए। बाकी सब सपोर्टिव हैंड होते हैं। और अपने ऊपर बिलीव करने से और अपने आप को समझने से अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने से ही सफलता मिलती है। और इससे पहले हम खत्म करें, रुचि कुछ ऐसी बातें जो हम नहीं पूछ पाए हो और आप कुछ कहना चाहती हो तो वो प्लीज आपको कहिए, फिर हम खत्म करें।
सर, कैंडिडेट्स को मैं 2 लाइन में बस एक बात बोलना चाहूँगी कि कभी कोशिश अपनी नहीं छोड़नी है। मुझे लगता है जिस हिसाब से मेरी कंडीशन थी या जो अप्स डाउन्स आते थे, कभी-कभी मैं बहुत नेगेटिव हो जाती थी और गिव अप करने का मैं सोचती थी कि अब नहीं करना है, तो गिव अप नहीं करना है। आपका भले वो चौथा प्रयास हो, 5वां प्रयास हो। मेरा भी एसएससी जीएसटी चौथे प्रयास में क्लियर हुआ है। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका पहले प्रयास में ही क्लियर हो जाता है। तो ठीक है, एक बड़ा डिफरेंस है। दूसरी चीज़, आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। मैं ये नहीं कहूँ, पढ़ाई को देना ही है और अपने ऊपर भरोसा रखना है, ईश्वर पे भरोसा रखना है। ये कैंडिडेट्स के लिए मेरा संदेश है, जो भी अभी आगामी परीक्षा में शामिल होंगे। और 2 चीज़ें सर जो अनटच्ड रह गई, जो मुझे लगता है बता देना चाहिए। 2 मिथ्स हैं मुझे लगता है मैंने ब्रेक किए हैं। पहला तो ये था कि जब मैंने पहली बार एसएससी जीएसटी 2018 में जब मैंने फॉर्म फिल किया था, तो किसी बहुत क्लोज़ली से क्या होता है, एसएससी जैसी परीक्षाएँ किसी की निकलती नहीं है फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो इसका कुछ होगा नहीं, भरने दो फॉर्म, काइंड ऑफ सेंटेंस आई हर्ड दैट टाइम। सो आई वाज़ वेरी मच हर्ट कि कोई अपना ऐसे कैसे कह सकता है, बट आई टूक इट वेरी पॉजिटिवली एंड ईश्वर का चमत्कार, कृपा, कुछ मेरा जो भी हार्ड वर्क रहा हो थोड़ा बहुत, मैंने पेपर 1 भी क्लियर किया, मैंने पेपर 2 भी बहुत अच्छे स्कोर से क्लियर किया। मैं डीवी तक गई, अनफॉर्चुनेटली पीजीडीटी नहीं था, तो ज़ाहिर-सी बात है सिलेक्शन कैसे होगा? बट मैंने पहले प्रयास में एसएससी की परीक्षा पास की है। दूसरा जो एक बहुत बड़ा मिथ है, वो मैं सुनते आई हूँ बचपन से एक ताने के रूप में भी, और क्या आर्ट्स वाले कुछ नहीं कर पाते। और आर्ट्स में पढ़ना क्या होता है, हिंदी ही तो पढ़ते हैं, इंग्लिश ही तो पढ़ते हैं, लेकिन उस हिंदी इंग्लिश में भी कितना पढ़ना पड़ता है वो तो मैंने पढ़ के जाना है सर। और बहुत लोगों ने कहा था आर्ट्स से पढ़ने से कोई कुछ कर नहीं पाता है, कुछ बन नहीं पाता है। अगर बहुत अच्छी पोस्ट चाहिए तुम्हें तो भाई साइंस या मैथ्स पढ़ना होगा। मैंने तभी ठान लिया था कि मैं इसी स्ट्रीम को फॉलो करूँगी और इसी स्ट्रीम से मैं कुछ बहुत अच्छा करके दिखाऊँगी। और आपने तो करके मैंने इस दिखाया भी। मिथ को भी और मैंने ब्रेक कर दिया कि नहीं, आर्ट्स वाले भी कुछ कर सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं। बस लगन होनी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें कही आपने ये वाली। और इनफैक्ट जो पूरा ही जो ये सेशन था, इसमें आपने ऐसी बातें बताई हैं कि जो कैंडिडेट्स हैं, इन केस वो अपनी जर्नी में उनमें से जो पॉइंट्स उनको कनेक्टेड लगेंगे उनको शामिल करेंगे, तो उनको जो सफलता है वो ज़रूर मिलेगी। और स्पेशली जो गर्ल्स हैं और जो ऐसे क्षेत्र से आती हैं जहाँ पे घर में घर में काम करना होता है, या वो वर्किंग हैं, या जो हमारे निम्न या मध्यम वर्गीय परिवारों से आती हैं, गाँवों से आती हैं, हिंदी माध्यम से आती हैं, तो आपने बहुत सारी चीज़ों को बताया है, कवर किया है इसमें। सो सफलता के लिए अपने ऊपर भरोसा रखना और जो समस्याएँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, उनको भी हैंडल करना साथ में बहुत ज़रूरी है। सो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो आने वाले परीक्षाओं में बैठेंगे, वो इन बातों से अपने आप को प्रेरणा देंगे, और निश्चित रूप से उनका नाम भी अगली बार लिस्ट में होगा। सो बहुत-बहुत धन्यवाद यस, रुचि जी बिल्कुल। आपका। और आपको जल्दी से जल्दी जॉइनिंग की शुभकामनाएँ, और उसके बाद में जो भी आपने ड्रीम देखे हैं उनको आप आगे बढ़ें। ये मुझे तो लगता है कि ये बस शुरुआत है, आपको बहुत ऊपर जाना है। सो ऑल द बेस्ट, और थैंक यू वेरी मच।